स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गणितवाणी। स्टूडेंट, मैं आज आपको क्लास 9th का चैप्टर 10th वृत्त कराने जा रही हूँ, यानी सर्कल। मैं पहले आपको उसकी इंट्रोडक्शन यानी बेसिक चीज़ें कराऊंगी। मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपने बेसिक्स अच्छे से कर रखा हो तो चैप्टर समझने में आसानी होती है। तो स्टूडेंट, हमारे पास सर्कल या वृत्त आपने अपने आसपास घरों में देखा होगा, पहिया देखा होगा, व्हील, फोटो फ्रेम देखा होगा ऐसे सर्कल के शेप में, क्लॉक, दीवार घड़ी देखी होगी आपने। तो ये स्टूडेंट, ये जो हैं, ये सारे हम अपनी दैनिक जीवन में ये चीज़ें देखते हैं। ये सारे जो हैं, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? वृत्त के, सर्कल के। अब आपसे कोई पूछे वृत्त होता क्या है, तो वृत्त क्या होता है स्टूडेंट, जैसे ये एक तल है, इस तल में ये फिक्स बिंदु हैं। फिक्स नहीं, ये कह सकते हो कि बिंदुओं का समूह है ये। तो अगर मैं किसी एक फिक्स बिंदु से, फिक्स बिंदु सिर्फ एक ही लेना है हमने, बाकी कोई भी बिंदुओं का समूह हो सकता है, इन सारे बिंदुओं के समूह को मिला दूं, किसी भी एक फिक्स बिंदु से मैं इन सारे बिंदुओं के समूह को मिला दूं, तो ये क्या बन जाएगा? एक वृत्त बन जाएगा। तो जो सर्कल है या वृत्त है, आप क्या कह सकते हो? ये क्या होगा? उन बिंदुओं का समूह। इसकी आप परिभाषा क्या दे सकते हो? सर्कल जो वृत्त है वो उन बिंदुओं का समूह है जो एक फिक्स बिंदु से, फिक्स का मतलब स्थिर, जो एक स्थिर बिंदु है, जैसे ये स्थिर है यहाँ पे, इस स्थिर बिंदु से इन बिंदुओं का क्या है? समूह है बड़ा। इस स्थिर बिंदु से या फिक्स पॉइंट से, फिक्स पॉइंट का मतलब क्या है? स्थिर बिंदु। स्थिर बिंदु से क्या है? फिक्स दूरी पर हो, मतलब फिक्स डिस्टेंस, जिसे हम कह सकते हैं स्थिर दूरी पर हो। तो स्टूडेंट, ये सर्कल है जो इन बिंदुओं से, जो एक फिक्स बिंदु से, ये जो सारे बिंदु हैं ये एक फिक्स दूरी पर हैं पड़े। तो स्टूडेंट, इसको हम क्या कहेंगे? सर्कल। सर्कल यानी क्या कहेंगे? वृत्त कहलाएंगे। अब स्टूडेंट, ये तो मैंने आपको बता दी वृत्त की परिभाषा। अब जो हमारे पास दूसरे नंबर पर आती है वो होते हैं हमारे पास वृत्त का केंद्र। तो स्टूडेंट, मैं बार बार जिस फिक्स बिंदु की या स्थिर पॉइंट की बात कर रही हूँ, ये जो फिक्स पॉइंट है या ये जो स्थिर बिंदु है, ये स्टूडेंट क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा वृत्त का केंद्र। मतलब इस स्थिर बिंदु को क्या कहते हैं? वृत्त का केंद्र। स्थिर बिंदु या जो फिक्स पॉइंट है ये क्या कहलाता है? वृत्त का केंद्र। स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। यहाँ हमारे पास O जो है वो क्या है? वृत्त का केंद्र। O वृत्त का क्या है? केंद्र है। तीसरी परिभाषा जो है स्टूडेंट इसमें, वो हमारे पास क्या है? वृत्त की त्रिज्या। तो स्टूडेंट, ये जो है वृत्त के केंद्र से जो भी रेखाखंड होगा वो वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। वृत्त के केंद्र से जो भी रेखाखंड खींचा जाएगा वो क्या कहलाएगी? वृत्त की त्रिज्या। मतलब स्थिर बिंदु से जो वृत्त की दूरी होगी, स्थिर बिंदु से जो ये स्थिर दूरी है वो क्या कहलाएगी? वृत्त की त्रिज्या। हम क्या लिख सकते हैं कि स्थिर बिंदु से एक जो स्थिर दूरी होती है, स्थिर बिंदु से स्थिर दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। मतलब जो वृत्त के केंद्र से है, वृत्त के केंद्र से, या आप ऐसे कह सकते हो कि वृत्त के केंद्र से जो रेखाखंड होगा, जो रेखाखंड जो स्थिर दूरी पर है, वो वृत्त की क्या है? त्रिज्या। जैसे ये OP है, OQ है, ये सारी क्या है स्टूडेंट? ये वृत्त की क्या है? त्रिज्या है।
ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या। अगली जो इसमें फोर्थ डेफिनेशन जो है स्टूडेंट, वो क्या है, एक वृत्त जो है जिस तल पर बना होता है, जैसे ये वृत्त इस तल पर बना हुआ है, ये इसको 3 भागों में बांटता है। ये इसको कितने भागों में बांटता है, 3 भागों में। तो स्टूडेंट पहला भाग तो ये खुद ये वृत्त ही है, ये है वृत्त के अंदर का भाग। ये क्या है स्टूडेंट, वृत्त के अंदर का भाग, इसे हम कहते हैं अभ्यंतर। पहला भाग तो वृत्त हो गया, ये वृत्त के अंदर का भाग, और बाकी जो है ये क्या है, ये वृत्त के बाहर का भाग है, जिसे हम कहते हैं बहिभाग। जैसे मान लो ये मैंने इसमें बनाया एक तल में, तो ये जो बाहर का हिस्सा है ये इसका क्या कहलाएगा, बहिभाग। अंदर का भाग अभ्यंतर, ये वाला वृत्त है, और ये क्या है, बहिभाग। आप क्या लिखोगे, एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे 3 भागों में बांटता है। याद रखना है स्टूडेंट, ये आपको 3 भागों में बांटता है। तो पहला भाग है इसमें वृत्त के अंदर का भाग, और वृत्त के अंदर के जो भाग है उसे हम क्या कहेंगे, अभ्यंतर। फिर दूसरा भाग खुद वृत्त है, और तीसरा भाग जो है स्टूडेंट वो क्या है, वृत्त के बाहर का भाग, जिसे हम क्या कहते हैं, बहिभाग। ये क्या है स्टूडेंट, वृत्त के बाहर का भाग। अगला जो स्टूडेंट इसमें डेफिनेशन है पढ़ी, वो इसमें है वृत्त की जीवा की। जीवा क्या होती है स्टूडेंट, मान लीजिए जैसे मैंने वृत्त पर कोई 2 बिंदु ले लिए, P और Q। ये सारे बिंदु जो हैं ये वृत्त के क्या कहलाते हैं, जीवा। अगर वृत्त पर कोई 2 बिंदु लिए जाएं P और Q, तो जो ये रेखाखंड बनता है ये क्या कहलाता है, वृत्त की जीवा। आप क्या लिख सकते हो, एक वृत्त पर 2 बिंदु P और Q हैं, तो ये जो रेखाखंड है P Q, ये स्टूडेंट कहलाता है वृत्त की जीवा। ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए, वृत्त की जीवा तो ये भी हो सकती है ना। ये जीवा यहाँ से कहाँ से होके जा रही है, केंद्र से होके जा रही है। एक स्थिर बिंदु है ना O, ये वृत्त की जीवा कहाँ से होके जा रही है, केंद्र से होके जा रही है। तो जो जीवा केंद्र से होकर जाती है उसे स्टूडेंट कहते हैं वृत्त का व्यास, और ये सबसे लंबी जीवा होती है। आप क्या लिख सकते हो, वृत्त का व्यास क्या आएगा, जो जीवा वृत्त के, ये सारी जीवा हैं जो केंद्र से होके जाएगी वो क्या कहलाएगी, वृत्त का व्यास। जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वो क्या कहलाती है, वृत्त का व्यास। केंद्र से होकर जाती है, वृत्त का व्यास कहलाती है ना। और सबसे इसमें जो सबसे लंबी जीवा होगी वो क्या होगी, वृत्त का व्यास। ठीक है, व्यास सबसे लंबी जीवा होती है। वृत्त का जो व्यास होता है वो क्या, सबसे लंबी जीवा होती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है, आगे है स्टूडेंट चाप। तो चाप क्या होती है, मान लीजिए ये कोई 2 बिंदु हैं P और Q, तो इनके जो बीच का भाग है, ये P और Q के बीच के वृत्त के जो भाग है उसे चाप कहते हैं, ये आर्क। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, 2 बिंदुओं के बीच के वृत्त के भाग को चाप कहते हैं, है ना। जैसे यहाँ P और Q 2 बिंदु हैं,
इनके बीच का जो ये वृत्त का भाग है, ये इसकी वृत्त की क्या कहलाएगा? आँख, चाप कहलाएगा। अब स्टूडेंट आप इस फिगर में देखो ध्यान से, एक भाग छोटा है ना, है ना, जो भाग छोटा है उसे हम कहते हैं लघु चाप। लघु का मतलब छोटा। ये वाली जो चाप है ये आपके पास क्या है? लघु चाप। और ये वाला भाग जो है स्टूडेंट वो क्या है? बड़ा है। दिख रहा है ना आपको? ये भाग बड़ा है तो इसको हम कहते हैं दीर्घ चाप। जो भाग छोटा है उसे लघु चाप और जो भाग बड़ा है उसे हम क्या कहेंगे? दीर्घ चाप। तो हमारे पास दो चाप हैं, लघु चाप और दीर्घ चाप। अगर मान लो स्टूडेंट ये दोनों चाप बराबर हो जाएं, कि दोनों भाग, जैसे मान लो मैं इसमें से ये हटा देती हूँ, कुछ एक पोर्शन हटा देती हूँ, जैसे मान लो मैंने ये रब करा। अब अगर स्टूडेंट ये दोनों भाग बराबर हो जाएं, दोनों चाप बराबर हो जाएं, मतलब दोनों सिरे जो हैं बराबर हो जाएं, जब P और Q एक व्यास के सिरे हों, मतलब क्या हो? तो दोनों चाप क्या हो जाती हैं? बराबर हो जाती हैं। जैसे ये दोनों चाप बराबर हो गई तो स्टूडेंट प्रत्येक चाप को हम क्या कहेंगे? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का मतलब आधा वृत्त। प्रत्येक चाप को हम क्या कहते हैं? अर्धवृत्त। अब ये अर्धवृत्त है, मतलब आधा वृत्त है, ये देखिए, है ना। ये दोनों क्या हैं? एक व्यास के सिरे हैं और ये पूरा पूरा दोनों चापों में आधा आधा बट गया, तो ये क्या कहलाएगा? अर्धवृत्त। अगर मैं P Q यहाँ लिख लेती हूँ, ये पूरे एक व्यास के सिरे हो गए, तो ये वृत्त को दो भागों में बांट दिया। तो इस केस में जो प्रत्येक चाप है उसको हम क्या कहते हैं? अर्धवृत्त। फिर आती है स्टूडेंट परिभाषा रिधि। जैसे परिमाप आप किसी चीज़ का क्या कहते हो? कि उसकी भुजाओं का जोड़। तो इसमें भुजाएं तो हैं नहीं, सारे के सारे बिंदुओं का समूह है, तो इसमें आप क्या कहोगे? पूरी की पूरी जो वृत्त की लंबाई है, इस पूरी की पूरी अगर हम लंबाई को मापें, संपूर्ण वृत्त की जो लंबाई है यह क्या कहलाती है? वृत्त की रिधि। जैसे किसी भी चीज़ का परिमाप जो होता है वो क्या कहलाता है? उसकी सारी भुजाओं का जोड़। तो ये इसमें सारे बिंदु हैं, तो अगर हम इसकी सारी की सारी लंबाई माप लें, जहाँ से चले या वहीं तक पहुँच जाएं, तो ये क्या कहलाएगी? वृत्त की रिधि। आगे है स्टूडेंट हमारे पास, नेक्स्ट है स्टूडेंट वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है स्टूडेंट? ये है आपके पास वृत्त की जीवा कोई भी, और ये क्या है? वृत्त की चाप। इनके बीच का जो भाग है उसे हम वृत्तखंड कहते हैं। वृत्त की जीवा और वृत्त की चाप। तो आप क्या लिख सकते हो? जीवा तथा प्रत्येक चाप के मध्य क्षेत्र को, मध्य मतलब बीच के क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। वृत्तखंड का मतलब वृत्त का ही भाग। बस आपको इसमें याद रखना है कि वृत्तखंड जो है वो किस किस के बीच में आएगा? जीवा और चाप के, है ना। जीवा और चाप के बीच में, जैसे ये जीवा है और ये चाप थी, तो जीवा और चाप के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा? वृत्तखंड। ये छोटा है तो इसको हम लघु वृत्तखंड कह देंगे। ये क्या कहलाएगा? लघु वृत्तखंड। अब ये है जीवा और ये बड़ी चाप है, ये भी एक चाप है ना, ये बड़ी चाप है, तो ये जो हिस्सा हो जाएगा हमारे पास, ये क्या कहलाएगा? दीर्घ वृत्तखंड। क्या कहलाएगा? दीर्घ वृत्तखंड। याद रखना है वृत्तखंड किस किस के बीच में है? जीवा और चाप के बीच में। 10th है स्टूडेंट हमारे पास त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड नाम से ही पता चल रहा है स्टूडेंट किस किस के बीच में आएगा। त्रिज्याखंड हमारा किस किस के बीच में है पढ़ा? ये देखिए, ये हमारे पास त्रिज्या है और ये हमारे पास क्या है? चाप। त्रिज्या और चाप के बीच में जो होगा उसको हम क्या कहेंगे? त्रिज्याखंड। आप क्या लिखोगे? केंद्र को
एक चाप के सिरों से मिलाने वाली त्रिज्याओं और चाप के बीच के क्षेत्र को त्रिज्याखंड कहते हैं। ये देखिए, अब ये देखिए इसमें और इसमें फ़र्क है। ये हमारे पास किस किस के बीच में था, जीवा और चाप के बीच में था। ये जीवा है, ये है त्रिज्या और चाप के बीच में। ये त्रिज्या है, केंद्र से कोई भी जो दूरी होगी वो त्रिज्या कहलाएगी। ये त्रिज्या और किसके बीच में है, चाप के बीच में है। तो आपको याद रखना है त्रिज्याखंड जो होगा आपके चाप और त्रिज्या के बीच में होगा, है ना। ये जीवा और चाप के बीच में था, ये चाप और, जैसे ये छोटा भाग है तो ये आपका कहलाएगा लघु त्रिज्याखंड, और ये जो बड़ा हिस्सा है स्टूडेंट, ये वाला, ये आपका क्या कहलाएगा, दीर्घ त्रिज्याखंड। क्योंकि ये बड़ा है तो ये कहलाएगा आपका दीर्घ त्रिज्याखंड। वृत्तखंड और त्रिज्याखंड में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। आप ध्यान रखोगे ये जीवा और चाप के बीच का हिस्सा है बड़ा, और अगर त्रिज्या बनी आ जाती है, त्रिज्याखंड नाम से ही पता चल रहा है जिसमें त्रिज्या होगी, तो त्रिज्या और अगर चाप के बीच का हिस्सा आ जाता है तो वो क्या होगा, त्रिज्याखंड। तो स्टूडेंट ये है हमारे पास चैप्टर 10 की इंट्रोडक्शन। आप इन सारी परिभाषाओं को ध्यान से करिएगा। अगर आपने कोई भी परिभाषा छोड़ी तो आपको चैप्टर करने में बहुत दिक्कत आएगी। पहले आपको ये सारी परिभाषाओं की अच्छी तरह समझ होनी चाहिए, तभी आप चैप्टर पे आइएगा। आगे अगर आपको इसमें फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारा चैनल गणित वाणी स्टूडेंट, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू स्टूडेंट।